आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है घर्षण कोण। घर्षण कोण पढ़ने से पहले हम लोग पीछे का एक टॉपिक सीमांत घर्षण को रिवाइज कर लेते हैं कि सीमांत घर्षण क्या होता है। दो सतहों के बीच जब अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल लगता है तो उसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक क्षैतिज स्थल है, इस क्षैतिज स्थल के ऊपर कोई एक वस्तु रखी गई है और सीमांत घर्षण की स्थिति में यह वस्तु विरामावस्था में है, तो इस पर लगने वाला जो बल F होगा वो सीमांत घर्षण बल यानी F max के बराबर होगा। तो सतह के द्वारा इस पिंड पर दो बल आरोपित किए जाएंगे। एक तो इसके समानांतर यानी जो समांतर बल होगा वो कौन सा बल होगा? घर्षण बल यानी F s max बराबर म्यू एस आर। और दूसरा अविलंब प्रक्रिया यानी R, अविलंब प्रक्रिया R। ये जो दो बल हैं ये दोनों प्रक्रिया बल हैं और इन बलों का एक परिणामी बल होगा जिसको हम लोग P मानते हैं। ठीक, तो जो संपूर्ण प्रक्रिया बल और प्रक्रिया बल के बीच बने कोण को हम लोग घर्षण कोण कहते हैं। तो चित्र से P sin थीटा बराबर म्यू एस आर और इसका जो लंबवत होगा वो P cos थीटा बराबर आर। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से P sin थीटा अपान P cos थीटा बराबर म्यू एस आर अपान आर। आर से आर कट गया, P से P कट गया, मिल गया tan थीटा बराबर म्यू एस या थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स म्यू एस। यही आपका घर्षण कोण है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आनत तल पर घर्षण। आनत तल पर घर्षण। मान लेते हैं कि कोई एक क्षैतिज तल है, इस क्षैतिज तल से थीटा कोण बनाते हुए कोई एक आनत तल है। यह आपका क्षैतिज तल हो गया। क्षैतिज तल से आप लोग देख रहे हैं कि एक थीटा कोण बनाते हुए एक आनत तल है। इस आनत तल पर हम लोग कोई एक वस्तु मान लेते हैं वो रखी हुई है। इस वस्तु पर दो बल कार्य करेंगे। एक होगा उसका भार mg और दूसरा होगा अविलंब प्रक्रिया R। इस भार को हम लोग दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। पहला होगा उसके समांतर mg sin थीटा और दूसरा होगा mg cos थीटा। ठीक, क्योंकि mg sin थीटा के कारण यह जो हमारा पिंड है या वस्तु है ये चलने की प्रवृत्ति रखता है, किंतु एक बल Fs यानी स्थैतिक घर्षण बल के कारण यह वस्तु रुकी हुई है। ठीक, तो कह सकते हैं कि यह वस्तु संतुलन की स्थिति में है। अगर वस्तु संतुलन की स्थिति में है तो लिख सकते हैं Fs माइनस mg sin थीटा बराबर 0। और दूसरा जो आपका है
वो हो जाएगा r माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इस इंक्लाइंड प्लेन को यानी आनतल को जैसे जैसे ऊपर उठाते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि ये वस्तु जो है वो चलना प्रारंभ कर देती है, तब चलने वाली ही होती है। मान लेते हैं कि जिस कोण पर यह वस्तु चलने की प्रवृत्ति बिल्कुल आ जाती है उसके अंदर, वह कोण मान लेते हैं कितना है, थीटा यस है। तो इस स्थिति में जो घर्षण बल होगा, स्थैतिक घर्षण बल हो जाएगा एफ यस बराबर म्यू यस आर। ठीक, तो समीकरण 1 में एफ यस का मान तथा थीटा बराबर थीटा यस रखने पर तो आपका हो जाएगा म्यू यस आर माइनस एम जी साइन थीटा यस, क्योंकि हमने थीटा की जगह पे क्या रख दिया, थीटा यस, और यह बराबर हो जाएगा 0। हो जाएगा म्यू यस आर बराबर एम जी साइन थीटा यस, समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 में भी हम लोग थीटा की जगह क्या रख देंगे, थीटा यस। समीकरण 2 में थीटा बराबर थीटा यस रखने पर तो हो जाएगा आर माइनस एम जी कॉस थीटा यस, या इसी को लिख सकते हैं आर बराबर एम जी कॉस थीटा यस, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 तथा 4 से ये हो जाएगा म्यू यस आर अपान आर एम जी साइन थीटा यस अपान एम जी कॉस थीटा यस। आर से आर कट जाएगा, एम जी से एम जी कट जाएगा, मिल जाएगा म्यू यस बराबर tan थीटा यस, या थीटा यस बराबर हो जाएगा tan इनवर्स म्यू यस। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। तो इस प्रकार हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि आनत तल का क्षैतिज के साथ वह झुकाव कोण जिस पर वस्तु फिसलना प्रारंभ कर दे तो इसे ही हम विराम कोण कहते हैं। इस प्रकार यह जो विराम कोण होता है वो सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण से लाभ तथा हानि। अगर हम लाभ पर चर्चा करें तो घर्षण के हमें अनेक फायदे भी मिलते हैं, जैसे धरती पर चलना हमारा घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है, या फिर जैसे आप मोटर बाइक को बड़ी तेजी से चलाते हैं तो उसमें जो ब्रेक लगाते हैं वो घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। धरती पर चलना घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। अब जैसे धरती पर हम लोग चल रहे हैं तो बिना घर्षण के कारण हम लोग चल नहीं सकते। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सरफेस है जो बहुत प्लेन भी हो सकता है और कुछ ऐसे सरफेस भी मिलते हैं जो थोड़े रफली भी होते हैं, तो इन दोनों पर चलना जो होता है वो केवल और केवल घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। अगर घर्षण कोण का मान कम या ज्यादा हो जाए तो हम आसानी से नहीं चल सकते। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं मोटर कार की रफ्तार को
धीमा करना, वो ब्रेक द्वारा धीमा करना। ठीक, जैसे बाइक हुआ, मोटर कार हुए, इन सब में हम बहुत तेजी से जब चलते हैं तो अगर हमें रोकने की जरूरत पड़ती है तो हम ब्रेक लगाते हैं। तो ये ब्रेक तभी लगा पाते हैं जब उसमें घर्षण बल कार्य करता है। और इसके हानि हैं, जैसे अनेक हानियां भी हैं। जैसे जो मशीनों के पुर्जे लगे होते हैं वो घर्षण बल के कारण उसमें जो होती है वो त्वरा उष्मा उत्पन्न होती है, और उष्मा उत्पन्न होने के कारण वो टूटने लगते हैं। या ये कहें तो जैसे दूसरा ये है कि घर्षण बल के कारण ही हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर घर्षण बल बहुत ज़्यादा कहीं पे लग रहा है, जैसे बालू पे, हम आसानी से नहीं चल सकते। अगर वहाँ पे हमें चलना हुआ तो हमें बहुत अधिक बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम चल सकते हैं। इस चैप्टर पर हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न भी लगा ले रहे हैं। जैसे जो पहला प्रश्न है वो है, एक खुरदुरे क्षैतिज तल पर 10 किलोग्राम का एक पिंड रखा गया है। यदि पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाए तो पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। दिया है तल का घर्षण गुणांक, यानी जी का मान, म्यू का मान दिया गया है 0.6, और यहाँ पे आपको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि होता है यह बराबर म्यू इंटू आर, और आर बराबर हम लोग जानते हैं होता है एम इंटू जी। तो आर का मान हम लोग एम जी रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा, म्यू एम इंटू जी। अब जो जो दिया है हम लोग उसको लिख लेते हैं। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। जो जो दिया है, सबसे पहले क्या दिया गया है, एम बराबर 10 किलोग्राम, म्यू बराबर 0.6, और जी बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आप दिए गए जो सूत्र है उसमें इसका मान रख देंगे तो मिल जाएगा, म्यू का मान दिया गया है 0.6, एम का मान दिया गया है 10, और जी का भी मान कितना दिया गया है 10। तो हल करेंगे, आ जाएगा 10 धाम में 100 गुणे 0.6, यानी आ गया 60 न्यूटन। अब बराबर आपको मिल गया 60 न्यूटन। ठीक, इस प्रकार से कहें तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगी उसकी स्थिति में, यानी वस्तु नहीं चलेगा। और अगर कोई भी पिंड बल लगाने के बाद नहीं चल रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसका जो त्वरण है वो शून्य होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि घर्षण कोण 60 अंश हो तो घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें थीटा का मान दिया गया है 60 अंश। तो अभी हम लोग घर्षण कोण निकाले हैं, होता है म्यू बराबर tan थीटा। ठीक, म्यू क्या है, ये हमारा घर्षण गुणांक है, यानी इसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और थीटा का मान हमें दिया गया है, तो लिख सकते हैं tan थीटा का मान रखेंगे तो 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी म्यू बराबर हो जाएगा √3 या 1.73, ये इसका आंसर हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक, यहाँ पर घर्षण कोण दिया था तो घर्षण गुणांक ज्ञात करना था। दूसरे अगले प्रश्न में घर्षण गुणांक दिया हुआ है, घर्षण कोण ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे हमें म्यू का वैल्यू पता है √3, और निकालना क्या है, घर्षण कोण यानी थीटा। तो फार्मूला यही लगेगा, म्यू बराबर tan थीटा हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, और म्यू का मान आपको दिया गया है √3 बराबर tan थीटा, और यह आपका जो मान है वो है tan 60 के बराबर, यानी tan 60 बराबर tan थीटा, या थीटा बराबर 60 डिग्री। आंसर ठीक है, धन्यवाद।